नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपकी क्रॉप या बागवानी से संबंधित आपका बगीचा वाली क्रॉप रहने वाली है साथियों, जिसमें से जो केला और अनार की खेती या बगीचा से संबंधित जो भी आपकी परीक्षाएं एग्रीकल्चर से संबंधित होती हैं, जैसे AGTA सुपरवाइजर, EFO या अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्रॉप रहने वाली हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जो भी इन दोनों ही क्रॉप से महत्वपूर्ण पर्सन बनते हैं, उन सभी पर्सनों को इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर कोई भी साथी पहली बार हमारे चैनल को देख रहा हो तो वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबा ले, क्योंकि उसके दबाने से साथियों आपके पास में जो हम भविष्य में जो वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन रहने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए ये आपको देखना होगा। और बिना देरी करते हुए साथियों चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक साथियों हमारा यही है कि केला और अनार की खेती या बगीचा से संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन है इस वीडियो में। तो साथियों, केला जिसको इंग्लिश में बनाना के नाम से जाना जाता है, तो पहला पर्सन ये है कि केला का वनस्पतिक नाम क्या है। तो केला का जो वनस्पतिक नाम है मूसा पैराडिसिएका नाम है, मूसा पैराडिसिएका। अब बात करते हैं पर्सन नंबर 2 की। केला का कुल है, मतलब केला किस परिवार में आता है या केला किस परिवार से संबंधित है। तो ये साथियों मुजेसी फैमिली से संबंधित है केला। अब बात करते हैं साथियों पर्सन नंबर 3 की। केला के फल का प्रकार है। तो साथियों जो केला का जो प्रकार है वो बेरी का प्रकार है। जो केले के फल का जो साथियों प्रकार है वो बेरी प्रकार है। अब बात करते हैं पर्सन नंबर 4 की। केले के फल में खाने योग्य जो भाग है साथियों उसको मेजोक्राप व एंडोक्राप के नाम से जाना जाता है। तो केले के फल में जो खाने योग्य वाला भाग है उसको साथियों मेजोक्राप व एंडोक्राप के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं साथियों पर्सन इसमें 5 की। केले को अच्छा स्रोत माना जाता है। तो केले को अच्छा स्रोत माना जाता है साथियों कार्बोहाइड्रेट व पोटास के लिए। तो इनका ये अच्छा स्रोत माना जाता है। पर्सन नंबर 6 की बात करते हैं। केले को और अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो साथियों केले को सुरख का पेड़ भी कहा जाता है और कलपतरू के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं पर्सन नंबर 7 की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए अगर आप देखोगे तो आपको इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। पर्सन नंबर 7 की बात करते हैं। केले का पौधा अपने जीवन काल में फल देता है साथियों। तो केले का पौधा अपने जीवन काल में जो फल देता है एक बार मोनोक्रापिक देता है। तो केले का पौधा अपने जीवन काल में फल देता है साथियों एक बार मोनोक्रापिक। बात करते हैं पर्सन नंबर 8 की। केले में पाई जाती है। तो केले में क्या पाई जाती है वनस्पतिक पार्थेनोक्रापी, जिसको साथियों बिना निषेचन के बीज रहित फल बनाना कहते हैं। अब बात करते हैं साथियों पर्सन नंबर 9 की। केले उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये वर्ल्ड की बात हो रही है कि वर्ल्ड में जो है हमारे इंडिया का कौन सा स्थान है। तो ये साथियों केला उत्पादन में वर्ल्ड में प्रथम स्थान है अपने प्यारे भारत का। अब बात करते हैं पर्सन नंबर 10 की। तो केले का भंडारण कितने तापमान पर उचित माना जाता है। तो 13 डिग्री सेल्सियस तापमान पर
केले का भंडारण अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। केले की बीज रहित मतलब केले को बीज रहित करने हेतु क्या जाता है? अगर हमें केले को बीज रहित करना है तो उसके लिए हमें क्या किया जाता है? तो 2,4-25 ppm का स्प्रे किया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। तो साथियों प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया है? केले का जो प्रवर्धन किया जाता है तो उसको साथियों स्वार्ड मतलब सक्रास द्वारा किया जाता है केले का प्रवर्धन। तो स्वार्ड सक्रास तो स्वार्ड सक्रास द्वारा किया जाता है केले का प्रवर्धन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। केले में पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है तो साथियों 1.8 गुना 1.8 मीटर। तो कहीं ना कहीं साथियों अगर हम केले की बगीचा लगाते हैं तो उसके लिए साथियों जो दूरी रखते हैं तो वो जैसे ये पौधा है हमारा और ये पौधा है, इसके जो बीच की डिस्टेंस रखते हैं साथियों 1.8 रखते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। पके केले में कितने प्रतिशत शर्करा पाई जाती है? तो पके हुए केले में जो शर्करा की जो प्रतिशत पाई जाती है 27% पाई जाती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में साथियों केले की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? तो केले की जो प्रमुख जो वैरायटी है साथियों जैसे ड्राफ, कैवेंडिश, ये वैरायटी होगी। फिर है साथियों रोबस्टा, ठीक है साथियों। फिर पुअन है, फिर है ग्रांडे नेने, फिर है नैंड्रेनेन, लेडी फिंगर और रस्थली, होंडा, चंपा। ये साथियों केले की प्रमुख वैरायटी हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। केले की कौन सी किस्म का उपयोग चिप्स बनाने में किया जाता है? तो साथियों केले का चिप्स बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो उसकी कौन सी वैरायटी है जिसका चिप्स बनाने में यूज किया जाता है? तो नंड्रेन ये प्रजाति है और साथियों इसका द्वि उद्देश्य निंटेंड को द्वि उद्देश्य के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। अधिक पके केले में सुगंध आती है। तो जब अधिक जो केला पक जाएगा तो उसमें जो सुगंध आती है वो किसके कारण आती है? तो उसका जो साथियों नाम है आइसोपेंटेनोल। तो आइसोपेंटेनोल के कारण ये पके हुए केले में सुगंध आती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। केले में जो स्वाद सक्रास का वजन होता है तो स्वाद सक्रास का जो वजन होता है साथियों केले में तो उसका जो वेट होता है 750 ग्राम होता है। कितना होता है? 750 ग्राम। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा है? केले में बीज ना बनने का कारण क्या है? तो केले में बीज ना बनने का कारण है साथियों केला त्रिगुणित है। तो अगर केले में बीज नहीं बन रहा है तो केला कैसा है साथियों? तो वो केला त्रिगुणित है। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा गया है? ओटेटो ट्राइप्लॉइड अटेटो ट्राइप्लॉइड का उदाहरण है। तो अटेटो ट्राइप्लॉइड का उदाहरण है साथियों वो केला ही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। केले के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं? तो केले के जो प्रमुख कीट है उनमें साथियों जैसे केला का परकंद घुन या एफिड। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। केले के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? तो केले के जो प्रमुख रोग हैं जैसे साथियों पनामा बिल्ट, सिगाटोका, लीफ स्पॉट और मोको रोग, कोकन माथा बांधना। तो कोकन माथा बांधना जैसे साथियों पनामा बिल्ट हुआ, सिगाटोका लीफ स्पॉट हुआ, मोको रोग हुआ
कोकन, माथा बांधना हुआ, ये सभी हमारे केले के प्रमुख रोग हैं। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 23 की। तो प्रश्न नंबर 23 में क्या पूछा गया है? शीर्षगुच्छा रोग, शीर्षगुच्छा रोग किसके द्वारा फैलता है? तो जो शीर्षगुच्छा रोग होता है साथियों केले में, उसका मतलब कारक क्या है, या उसका जो वो किस के द्वारा होता है? तो वो साथियों माहू द्वारा होता है। और माहू में भी, तो साथियों माऊ द्वारा होता है, लेकिन जो माऊ का भी जो रोग कारक है उसका नाम है साथियों पेंटोनोलिया नाइग्रोनरवोसा। तो पेंटोनोलिया नाइग्रोनरवोसा इसका माऊ का ये कारक है आपका शीर्षगुच्छा रोग का। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 में क्या है? केले का परकंद गुण किसके द्वारा होता है? तो केले का परकंद गुण किसके द्वारा होता है? तो ये साथियों कोस्मोपोलिटस, तो कोस्मोपोलिटस सर्डिसस द्वारा होता है केले का परकंद गुण। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 में क्या पूछा गया है? पनामा बिल्ट रोग किसके द्वारा होता है? तो डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि पनामा रोग का संबंध किस फसल से है, तो आपको बताना है केला। लेकिन अब इसमें जो प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 25, पनामा बिल्ट रोग किसके द्वारा होता है, तो कहीं ना कहीं साथियों इसके कारक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है ये कवक द्वारा होता है। ठीक है साथियों। अब कवक में भी इसका जो वाहक है या कारक है उसका क्या नाम है? तो इसका जो नाम है साथियों फ्यूजीरियम ओक्सीस्पोरियम जो कवक है उसके द्वारा पनामा बिल्ट रोग होता है आपका केला में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। केले में इम्प्रॉपर बंच फिलिंग रोग का कारण है। तो केले में इम्प्रॉपर बंच फिलिंग रोग का कारण है साथियों, यानी के मतलब पोटास। तो पोटास के कारण ही हमारे केले में इम्प्रॉपर बंच फिलिंग रोग का कारण होता है। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 27 की। केले में जीवाणु जनित रोग का कारण है। तो केले में जो जीवाणु जनित रोग का कारण है तो वो है साथियों मोको इशियोरोमोनस। तो मोको इशियोरोमोनास सोलेनिसिरम, मोको स्यूरोमोनास सोलेनेसिरम ये आपका केले का जीवाणु जनित रोग का कारण है। तो आई होप जो भी बनाना यानी केला के बगीचे या खेती से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे आपके कंपटीशन एग्जाम में से रिलेटेड वो हमने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट जो हमारी इसी में जो अन्य जो क्रॉप है उसका नाम अनार, जिसको साथियों पोम ग्रांट के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम इस वीडियो में ही इंक्लूड करेंगे साथियों। आपसे निवेदन है, फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई अन्य साथी जो नया बंदा है इस वीडियो को देख रहा है तो वो स्किप तो करे नहीं, लाइक का बटन भी दबा दे और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो साथियों अनार के बारे में पढ़ते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है आपका, प्रश्न नंबर 1 में क्या है? अनार का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका बोटनिकल नेम पूछा गया है। तो पुनिका ग्रैंटम अनार का बोटनिकल नेम है, पुनिका ग्रैंटम। अब बात करते हैं साथियों इसका कुल। तो अनार का कुल या अनार की फैमिली का क्या नाम है? तो ये साथियों इसकी जो फैमिली का नाम भी पुनिकेसी है। तो पुनिकेसी फैमिली में आता है आपका अनार। अब बात करते हैं साथियों अनार का उत्पत्ति स्थान। तो अनार का जो उत्पत्ति स्थान है ईरान देश को कहा जाता है अनार का उत्पत्ति स्थान। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। अनार उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है अनार उत्पादन में भारत का विश्व में।
प्रश्न नंबर 5 है, भारत में अनार उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो भारत में अनार उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो ये साथियों महाराष्ट्र राज्य है जो कि अनार उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। अनार के पौधे में सहन करने की शक्ति होती है, तो वो सूखा सहन करने की शक्ति होती है आपके अनार के पौधे में। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। अनार का जूस किन रोगियों के लिए लाभदायक होता है? तो साथियों कुष्ठ रोगियों के लिए अनार का जूस महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 8 की। अनार की कौन सी किस्म का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो भगवा है साथियों, जिसको सिंदूरी नाम से भी जाना जाता है। तो इस किस्म का जो उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 9 में पूछा है अनार के पौध रोपण करने का सही समय क्या है? तो अगर अनार के पौधे हम रोपण करेंगे तो उसका सही समय है साथियों जुलाई अगस्त एवं फरवरी मार्च। तो या तो हम जुलाई अगस्त में करेंगे इसका पौधरोपण या फिर साथियों फरवरी और मार्च में करेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। अनार में प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो अनार में जो प्रवर्धन किया जाता है वो किस विधि द्वारा किया जाता है? तो उस विधि का नाम है साथियों हार्डवुड कटिंग या गूटी बांधना, जिसको साथियों एयर लेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। दाड़ू कहा जाता है, तो दाड़ू किसे कहा जाता है? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो दाड़ू कहा जाता है जंगली अनार को। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। अनार के फल का प्रकार है, तो ब्लूस्टा जो प्रकार है वो अनार के फल का है। अब बात करते हैं 13 नंबर की। 13 नंबर में क्या है? अनार में खाने योग्य भाग है, तो उसका जो खाने योग्य भाग है अनार का उसको साथियों बोलते हैं जूसी सीड कोट या एरिल। तो या तो जूसी सीडी मतलब जूसी सीड कोट या एरिल के नाम से जाना जाता है अनार का खाने योग्य भाग। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। राजस्थान में अनार की खेती के लिए कौन सी बहार अच्छी मानी जाती है? तो बहार जो होती है साथियों उसमें अनार की खेती के लिए राजस्थान में जो सबसे अच्छी बहार मानी जाती है वो मरग बहार मानी जाती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। राजस्थान में मरग बहार को अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि साथियों इसमें कम पानी देना पड़ता है, इसलिए राजस्थान में मरग बहार को अच्छा माना जाता है और ये अनार की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है राजस्थान में मरग बहार। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है? अनार की अम्बे बहार में फूल कब आते हैं? तो जो अनार की अम्बे बहार वैरायटी है उसमें फूल कब आते हैं? तो वो जनवरी से लेके फरवरी तक इसमें फूल आते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। अनार में मरग बहार के फूल कब आते हैं? तो अनार में मरग बहार के फूल कब आते हैं? तो ये साथियों जून और जुलाई मंथ में मरग बहार के फूल आते हैं अनार में। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 की। 18 में अस्त बहार में फूल आने का समय क्या है? अभी तो मर्ग बहार की बात कर रहे थे, तो मर्ग बहार में साथियों आपका जून जुलाई हो गया और अस्त बहार की बात करें तो साथियों सितंबर और अक्टूबर मंथ हो जाएगा आपका अस्त बहार में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। अनार की कौन सी बहार में अच्छी गुणवत्ता वाले फल आते हैं? तो अनार की कौन सी बहार में अच्छी गुणवत्ता वाले फल आते हैं? तो साथियों उसको बोला जाता है अस्त बहार। तो अस्त बहार में अच्छी गुणवत्ता वाले फल हमें उपलब्ध होते हैं। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 20 की। कौन सी बहार में सर्वाधिक उपज प्राप्त होती है?
तो सर्वाधिक जो उपज प्राप्त होती है वो साथियों अम्बे बहार में होती है, सर्वाधिक उपज यानी हाई यील्ड प्रोडक्शन। अब बात करते हैं साथियों 21 नंबर की। तो 21 नंबर में क्या है, अनार की प्रमुख किस्में यानी अनार की प्रमुख वैरायटी के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन सी अनार की प्रमुख वैरायटी है उनके नाम इस प्रकार है। जैसे साथियों जालोर सीडलेस, तो ये जालोर सीडलेस हो गया, गणेश हो गया, और फिर साथियों कंधारी हो गया, फिर आपका अरक्ता हो गया, फिर मृदुला हो गया, रूबी, डोलका, जोधपुर, रेड पेपर सेल, भगवा, अमली दाना, ये साथियों इस प्रकार से आपकी अनार की प्रमुख वैरायटी है। एक बार मैं और बोल रहा हूँ, जैसे जालोर सीडलेस, गणेश, कंदारी, अरक्ता, मृदुला, रूबी, डोलका, जोधपुर रेड, पेपर सेल, भगवा, अमीली दाना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा गया है, अलंदी किस्म से चुनी गई किस्म है। तो अलंदी किस्म से चुनी गई किस्म साथियों गणेश हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की, हिमाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली किस्म है। तो हिमाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली वैरायटी कौन सी है, तो कंधारी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनार का प्रमुख कीट कौन सा है। तो अनार की तितली ये आपका अनार का प्रमुख कीट है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की, अनार की जो बीमारियां हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं। जैसे साथियों झुलसा रोग, जिसको साथियों बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, अनार में फल फटते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनार में जो फल फटते हैं वो किस तत्व की कमी के कारण फटते हैं। तो वो जो बोरोन है साथियों, वो बोरोन तत्व की कमी के कारण अनार में फल फटते हैं। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 27 की, महाराष्ट्र में तेलिया रोग या नोडल ब्लाइट कहा जाता है। तो साथियों झुलसा रोग को महाराष्ट्र में तेलिया रोग या नोडल ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, झुलसा रोग किस जीवाणु द्वारा होता है। तो साथियों जो अनार में झुलसा रोग हो जाता है वो किस जीवाणु द्वारा होता है, उसका नाम है जैंथोमोनास एक्जोनोपोडिस। तो एक्जोनोपोडिस, जैंथोमोनास एक्जोनोपोडिस जो आपका इसका कारक है, इस जीवाणु द्वारा ये झुलसा रोग होता है। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 29 की, अनार की तितली का नियंत्रण किया जाता है। तो जब अनार की तितली का नियंत्रण किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है साथियों, फल को बटर पेपर से ढक देते हैं या डाई मिथोएट 1 मिलीलीटर का स्प्रे करते हैं, मतलब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं साथियों डाई मिथोएट का। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 31 की, किस किस्म का चमकीला लाल रंग होता है। तो ये भगवा है, जिसको साथियों सिंदूरी के नाम से भी जाता है। तो इसका जो चमकीला लाल रंग होता है ये अनार की वैरायटी है। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं, जो गुजरात की मशहूर जो वैरायटी है उसका नाम है साथियों डोलका। बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न की, राजस्थान व महाराष्ट्र में सबसे अधिक उगाई जाने वाली वैरायटी कौन सी है। तो साथियों सिंदूरी, जिसको भगवा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की, IHR द्वारा विकसित संकर किस्म कौन सी है आपकी अनार की। तो डायरेक्ट एग्जामिनर ऐसा पूछ लेगा कि जो ये रूबी किस्म है साथियों अनार की, ये कहाँ से निकली गई है, ये IHR द्वारा विकसित की गई है और ये साथियों संकर वैरायटी है। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि निम्न में से संकर वैरायटी कौन सी है अनार की। तो ये रूबी है,
फिर डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ लेगा कि ये कहाँ से विकसित की गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर इसी तरीके से आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप साथियों, ये आपको इस सेशन में हमने केला और अनार के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे उन प्रश्नों का इस वीडियो में समावेश किया है, इंक्लूड किया है। तो ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अपनी राय हमें अवश्य दीजिए, क्योंकि आपकी एक राय से ही हमें काफ़ी मोटिवेट मिलता है, और जब साथियों हमें मोटिवेट मिलता है तो हम आपको अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। और ऐसे ही अगर आपके सही सुझाव होंगे तो हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तो अब हम इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। तो वंदे मातरम, मतलब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।